बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक फिज़िक्स मॉडल पेपर जो कराची बोर्ड ने दिया है, मैट्रिक का मॉडल पेपर जो कराची बोर्ड ने दिया है, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, तो ये निकाल लीजिए। पेंसिल भी अपने हाथ में रखने और ख़ास तौर पे बुक अपने पास रखें फ़िज़िक्स की। ठीक है, हम इनके एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो लेक्चर को नोट करते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। ये आ गया फ़िज़िक्स 85 मार्क्स का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। टाइम किल नहीं करते, सीधा चलते हैं इसकी तरफ। ये क्या बोल रहा है? कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्या बोल रहा है? आपके पास होना चाहिए। पहले कह रहा है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स। एक बॉडी जो है वो हम उसको जब हरकत में कह सकते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपनी सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास क्या आएगा? नंबर 1 में हमारे पास आएगा सराउंडिंग। नोट करते रहिए साथ साथ, और जितना हो सकेगा समझाता भी रहूँगा आपको। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। मैटर और एनर्जी का ताल्लुक और मैटर और एनर्जी के दरमियान का इंटरेक्शन जो है वो आप साइंस की किस ब्रांच में पढ़ते हैं? तो भाई वो आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, किस में पढ़ते हैं आप? फिज़िक्स में पढ़ते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि ABC तो लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, ये थर्ड ऑप्शन है। निशान लगा लीजिए इसको भी। उसके बाद हमारे पास है क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। जो क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको क्या लिया जाता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 या 0। क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक के मुताबिक चले यूँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक के उल्टा चले। ठीक है, तो अगर आपको टॉर्क में पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क याद रखना है तो बड़ा आसान है। किसी को भी उल्टी घड़ी भी चलती हुई अच्छी नहीं लगती और किसी को भी नेगेटिव जो है वो माइंड लोग अच्छे नहीं लगते। पॉजिटिव माइंड लोग अच्छे लगते हैं और घड़ी भी सीधी चलती हुई अच्छी लगती है, क्लॉकवाइज भी। लेकिन अगर टॉर्क को याद रखना है तो इसको उल्टा कर दीजिए। घड़ी सीधी चल रही है लेकिन टॉर्क जो है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टॉर्क है। उल्टा सिस्टम है इसका। इस उल्टे से आपको ये याद रह जाएगा। नंबर 4 पे चलते हैं। SI यूनिट पूछ रहा है आपसे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसका SI यूनिट आपसे पूछ रहा है। बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं जो है वो क्या है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है वो 1/सेंटीग्रेड है। 1/सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है वो इसको ऐसे लिखा हुआ है, C के ऊपर -1। तो आप परेशान मत हो, C के ऊपर -1 डिग्री है तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। एक ही चीज़ की दो शक्लें हैं। समझ में आ गई बात? क्यों? इस C को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि ये C है, उसके ऊपर +1 की पावर तो होती है। इस नीचे वाले C के ऊपर भी +1 की पावर है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाएगी। इसका 1 भी ज़ाहिर हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। ये C के ऊपर पावर -1 1 से मल्टीप्लाई होके C के ऊपर पावर -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है वो हमारे पास SI यूनिट है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, और ये भी है। तो इन दो चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। एक वेक्टर को जो आप उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। 6 पे आ जाइए। अ कोन स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। एक कोन है जिसको आपने उसकी बेस से स्टैंड कर रखा है। ये रही उसकी बेस। ठीक है भाई, इससे आपने उसको उल्टा करके ज़मीन पर इस कोन को ऐसे रखा हुआ है। ये रही इसकी बेस।
तो ये कौन सी एग्जाम्पल है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल कहलाएगा, ये न्यूट्रल कहलाएगा, या स्टैटिक कहलाएगा? ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। आसान सी डेफिनेशन ये है, बाकी तो खैर इन पे वीडियोस में बना चुका हूँ, उनमें तफसील से ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली किसने डिटरमाइन की थी? देखिए थ्योरेटिकली जो है वो न्यूटन ने की थी, यानी कि पेपर वर्क पे, इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन बाकायदा तजुर्बा करके उस वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला जो शख्स था वो था कैवेंडिश, ठीक है भाई, कैवेंडिश। तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो कैपिटल जी की वैल्यू कैवेंडिश ने फाइंड आउट की थी। आगे चलते हैं, क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे चला जाऊंगा, या फिर नोट कर लिया है तो ठीक है। 8 पे क्या है हमारे पास? 8 पे हमारे पास है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, ये तो बड़ा आसान ही है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है। इस पे आगे सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तब वहाँ बात करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, काम करने की जो शरह है इसको पावर कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये तीसरा ऑप्शन है। 10 नंबर पे जो है हमारे पास लिखा हुआ है प्रेशर का एसआई यूनिट बता दीजिए, वो पास्कल है। याद रहे प्रेशर के बहुत सारे यूनिट हैं, प्रेशर का यूनिट जो है वो mmHg भी है, प्रेशर का यूनिट टॉर भी है, प्रेशर का यूनिट पास्कल भी है, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और कई किस्म के यूनिट हैं इसके, ठीक है। 11 पे चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है व्हेन सनलाइट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म, जब सनलाइट किसी प्रिज्म से गुज़रती है, ठीक है। ये सनलाइट आ रही है, ये प्रिज्म है, इसमें से जब गुजरेगी तो 7 कलर्स में ये टूट जाएगी, ठीक है। सनलाइट की बात हो रही है, लाइट की बात नहीं हो रही, ठीक है। लाइट की बहुत सारी किस्में होती हैं, जिसमें से एक किस्म सनलाइट भी है। जब ये प्रिज्म से पास आउट होगी तो 7 कलर्स हमें मिलेंगे। ये 7 कलर्स का जो सेट है, आप इसको क्या नाम देंगे? आप इसको रेनबो का नाम देंगे, आप इसको स्पेक्ट्रम का नाम देंगे, कलर्ड सेट का नाम देंगे, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे? यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ये रेनबो है। क्या सोच रहे होंगे? रेनबो है। भाई रेनबो तो आसमान पे भी नज़र आता है, वहाँ पर तो कोई प्रिज्म नहीं होता, होता है कोई? नहीं होता। बारिश हो रही है और कभी थोड़ी सी धूप निकल आए, वहाँ पर आप देखिए, आपको आसमान पे रेनबो नज़र आ जाएगा। तो वहाँ कोई प्रिज्म है क्या आसमान पे? नहीं, प्रिज्म तो नहीं है। प्रिज्म तो क्या होता है? शीशे का बना हुआ एक इस तरह का, ये एक क्यूबी शेप होती है, ट्रायंगुलर शेप जो है, एक सॉलिड शीशे का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ। तो ये बात ज़रा समझिएगा, वो असल में इसका नहीं पूछ रहा आपसे, वो रेनबो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो है वो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम, ये इसका बोल रहा है वो आपसे। मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक इसका जवाब ये है, ये मैं बता दूँ आपको। हो सकता है आपके टीचर्स के साथ या जानने वालों के साथ क्लैश हो जाए कि वो कहें कि नहीं जनाब, यहाँ पर तो कलर्स की बात हो रही है तो रेनबो, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, दलील दी है, लॉजिक दी है, क्या वजह है कि आखिर मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये रेनबो है, मैं इसको कह रहा हूँ स्पेक्ट्रम। उसकी वजह भी ये होती है कि MCQs के अंदर वो आपसे ये नहीं बोलता कि जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए, कभी कभी तो वो आपसे ये कहता है कि चूज़ द बेस्ट आंसर, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट सही हो, सबसे ज़्यादा मौजू हो, उसको आप सिलेक्ट कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि कभी हमारे पास चॉइस में 2 भी हमें ठीक नज़र आते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो ज़्यादा ठीक होता है, तो हम उसको लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो है वो ज़्यादा सही है। इसकी क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, इसकी आसान सी डेफिनेशन है, द अरेंजमेंट ऑफ कलर्स। प्रिज्म से जो कलर्स की अरेंजमेंट निकलती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है भाई। ये मेरी समझ थी, बहरहाल कोशिश तो है कि सही हो, बाकी अल्लाह मालिक है, आपका भी और मेरा सबका ही अल्लाह मालिक है, ठीक है। उसके बाद 12 पे चलते हैं, और 12 पे लिखा हुआ है 10⁻⁹ -9 सेकंड जो है
ये किसके बराबर है? मिली सेकंड के बराबर है, माइक्रो सेकंड के बराबर है, नैनो के बराबर है या पिको सेकंड के बराबर है? ये नैनो सेकंड के बराबर है, नैनो सेकंड के बराबर। ठीक हो गया भाई। नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 पे साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड वेव्स जो हैं किस वास्ते में से नहीं गुजर सकती? कौन से मीडियम में से नहीं गुजर सकती? पानी में से नहीं गुजर सकती, सॉलिड में से नहीं गुजर सकती, गैसेस में से नहीं गुजर सकती, नहीं भाई तीनों में से गुजर सकती हैं, वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो वैक्यूम जो है वो ऐसी चीज़ है जहाँ कुछ नहीं होता। वैक्यूम इज़ दैट स्पेस वेयर देयर इज़ नथिंग, जहाँ पर कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, कोई मैटर की फॉर्म ही ना हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ना हो, वहाँ पर जो है वो उसमें से साउंड वेव्स नहीं गुजर सकती। यही वजह है कि हमारे सन, हमारे सूरज के ऊपर जो है वो बड़े ख़तरनाक किस्म के ब्लास्ट हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे होते हैं, फिजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इतने ख़तरनाक किस्म के एटमी धमाके हमारे सन पे हो रहे होते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़मीन पर सूरज की सनलाइट तो आती है, लेकिन उन धमाकों की आवाज़ हमारे पास नहीं आती। वजह यह है कि सन और ज़मीन के दरमियान एयर नहीं है, वैक्यूम है, और वैक्यूम में से साउंड वेव्स नहीं गुजर सकती। ठीक है भाई। अच्छा, आगे हमारे पास 14 पे, अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आसान सा फ़र्क समझना है तो उसके इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बात याद रख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो, वो आपको बड़ा इमेज देता है और कॉनकेव जो है वो आपको छोटा इमेज देता है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। तो ये यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर देता है, कॉनकेव मिरर जो है वो देता है। उसके बाद 15 पे आपसे थोड़ी सी कैलकुलेशन मांग रहा है, मैं इसको मिटा दूं ताकि जगह बन जाए। अब ये कराची बोर्ड चल रहा हूँ मैं, हालांकि ख़ुद हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मेरे हैदराबाद के बच्चे तो बोल रहे होंगे सर कराची वालों के लिए मॉडल पेपर आप बनाए जा रहे हैं, मैथ्स का भी बना दिया है और अब फिज़िक्स का बना रहे हैं। आप हमारे शहर के हैं, हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये भी तो बताइए। आपके लिए भी करेंगे भाई, आप परेशान नहीं हो हैदराबाद वाले, इंशाल्लाह। आज ये ज़रा फिज़िक्स निमट जाएगा, कल से हैदराबाद बोर्ड जो है मैट्रिक मैथ्स और फिज़िक्स जो है वो इंशाल्लाह देख लेंगे। 9th में तो अभी वक्त पड़ा हुआ है, देखें वो कब होता है। बहरहाल 15 को देख लेते हैं। 15 पे कह रहा है Q जो है वो 4 सेंटीमीटर है, P जो है वो 2 सेंटीमीटर है। मैग्नीफिकेशन बता दीजिए। मैग्नीफिकेशन वर्ड मैग्नीफाई से निकला है। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप रेशो लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इज़ एक्चुअली अ रेशो बिटवीन इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, के ऑब्जेक्ट के कितने इमेज पर, ऑब्जेक्ट के कितने साइज़ पर इमेज का कितना साइज़ मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो छोटी चीज़ को बड़ा करना चाहेंगे ना आप, तो वो जो बड़ा आपको नज़र आ रहा है वो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, और वो जो पीछे चीज़ पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट, उसका साइज़ छोटा है, आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट हजरात जो होते हैं हमारे, वो नंबर्स को ज़रा नज़दीक से देखना चाहते हैं तो वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, तो कितना साइज़ जो है वो इमेज का है और कितना साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट का है, इनका कंपैरिजन, इनका रेशो, इनका मवाजना, उसको मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, m इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू जो है वो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, क्यू जो है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, और p जो है हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर q हमारे पास 4 है तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, और p जो है वो हमारे पास 2 है, इसकी जगह 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मैग्नीफिकेशन आपके पास आई 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो चॉइस है वो है 2 की। 16 की तरफ चल दीजिए। 16 में क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑन रेटिना इज़, वो इमेज जो हमारी आँख के पर्दे पे बनता है जिसको रेटिना कहते हैं, वो कैसा होता है। वो इमेज जो कि हमारी आँख के पर्दे यानी कि रेटिना पे बनता है, कब,
जब लाइट हमारी आँख के लेंस में से गुजर के आँख के अंदर जाती है और रेटिना पर इमेज जो बनता है वो रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, या वर्चुअल और रियल दोनों बनता है, या कभी जो है बोल रहा है वर्चुअल बनता है कभी रियल बनता है। नहीं भाई, रियल बनता है। ठीक है, 17 पे आ जाइए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है एसआई सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बता दीजिए। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का वो केल्विन है, ये याद रहे, केल्विन है। 18 पे आ जाइए। 18 में हमारे पास क्या है? सब्सटेंस प्लेस बिटवीन द कंडक्टर प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है, उसकी दो प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान एक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक। अब इसकी डिटेल्स तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, वरना इसी की डिटेल पे मुझे आधा घंटा तो लग ही जाएगा और यकीनन आप उससे पहले वीडियो बंद कर देंगे। तो मैं ये नहीं चाहता आप वीडियो देखते रहें भाई। 19 पे आ जाइए। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर मैग्नेट्स। मैग्नेट के इर्द गिर्द का जो स्पेस है, जो दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, वो स्पेस अराउंड द मैग्नेट, उसको क्या कहा जाता है? उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। हमारी जो अर्थ है, इससे हम मंसूब करते हैं किस चीज़ को? ग्रेविटी को या ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो हमारी अर्थ जो है वो भी एक यकतरफा मैग्नेट का किरदार अदा करती है, तो उसके गिर्द भी एक फील्ड मौजूद है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या इसी तरह के चार्ज पार्टिकल्स या आयंस के दरमियान कोई फील्ड जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहरहाल ये डिटेल्स तो अलग हैं, आगे चलते हैं। 20 पे आ जाइए। 20 जो है, 20 में कह रहा है वर्क इज़ नेगेटिव इज़ एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज़। वर्क जो है वो कब नेगेटिव होता है? जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है? अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या वर्क नेगेटिव होगा? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या वर्क नेगेटिव होगा? जी बिल्कुल। 180 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, आपकी अप्लाइंग फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, तो इस डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस और अप्लाइंग फोर्स के दरमियान अगर एंगल जो है वो 180 डिग्री का है, तो ये आपका वर्क नेगेटिव कहलाता है। ठीक है। उसके बाद 21 में हमारे पास जो है वो पी टाइप सेमी कंडक्टर्स मोस्ट ऑफ करंट इज़ कैरीड। भाई जो पी टाइप जो है वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर करंट जो है वो कौन कैरी करता है, कौन लेके जाता है? होल्स लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। इसमें होल्स जो हैं वो लेके जाते हैं। 22 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? 22 पे कह रहा है दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। केमिकल रिएक्शन है, फिज़िकल रिएक्शन है, फिजन रिएक्शन है या फ्यूजन रिएक्शन है। आपको मैं ये बता दूं कि हमारी ज़मीन पर जो है वो अभी तक जितने एटॉमिक बॉम्ब बने हैं, चाहे वो एटम बम है या फिर वो हाइड्रोजन बॉम्ब है या वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बहुत सारी किस्में हैं, वो सब फिजन रिएक्शन पे बेस करती हैं, फ्यूजन पे नहीं। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि इस वक्त आप अटेन नहीं कर सकते। फ्यूजन रिएक्शन सन पे होता है, सूरज पे होता है, वहाँ बहुत इंटेंस टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये मुमकिन है। इसलिए यहाँ पर जो चॉइस है वो है फिजन। फिजन मीन्स ब्रेक कर देना, तोड़ देना। किसको तोड़ देना? न्यूक्लियस को तोड़ देना। एटम बम के फटने की आसान सी डेफिनेशन ये है जिसमें आपने न्यूक्लियस को तोड़ दिया, फिजन कर दिया। फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना, यकजा हो जाना चीज़ों का, बिखरी हुई चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होके एक चीज़ बन जाना, ये फ्यूजन कहलाता है। ये कहाँ होता है? ये सन पे होता है। ठीक है भाई, ये आपका मिल गया, हो गया आपका ये MCQs वाला पोर्शन। अब ये जो पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद जो सेक्शन बी है, इसके दो हिस्से बनाए हैं कराची बोर्ड वालों ने। हैदराबाद बोर्ड वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक ही हिस्सा रखा है। इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई। सेक्शन बी पार्ट 1 इन्होंने इसको नाम दिया है और थ्योरी इसको कहा है।
थ्योरी। ठीक हो गया भाई, पार्ट 1 थ्योरी। अब ज़रा बुक की यहाँ पर आपको नीड होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये सेक्शन भी आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 याद रहे एमसीक्यूज़ का हो चुका। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का एमसीक्यूज़ वाला हो चुका, जो अभी हमने किया था। इसमें कह रहा है डिफाइन फिजिक्स एंड 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा और वहाँ पर बताऊंगा, आप जाइए वहाँ पर। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बुक में तो मटेरियल मौजूद है, वहाँ से कर लें। ये आपका किसका है, चैप्टर नंबर 1 का। पेज नंबर 1 पे आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन मिल जाएगी और पेज नंबर 2 पे आपको इसकी इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बतानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो बोल रहा है कि इसमें आपको डायग्राम्स भी बनानी है। ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 280 खोल लीजिए, चैप्टर नंबर 14 का। आपको वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसी के बराबर वाले पेज पे यानी कि 281 पे आपको 3 पिक्चर्स मिल जाएंगी, नज़र आ रही होंगी आपको। ठीक है, 281 पे देखें 3 डायग्राम हैं, ये उसकी हैं। इसके बाद आगे मज़ीद कह रहा है कि आल्सो राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, तो वो भी आपको इसी पेज पे मिलेंगे। कहाँ पर, 281 पे। 2 लाइंस हैं सिर्फ, ये 2 लॉज हैं, इनको भी याद कर लीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट का वर्ड ज़रा समझ लीजिएगा। स्ट्रेट और डिफाइन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डेफिनेशन जो है उसके लिए हम डिफाइन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रेट का वर्ड लॉ के लिए होता है। जब लॉ कोई हम देते हैं तो हम स्ट्रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 4 उसने बोला है, 4 लॉज वो आपसे मांग रहा है। लॉ ऑफ इनर्शिया आपसे बोल रहा है, बॉयल्स लॉ बोल रहा है, हुक्स लॉ बोल रहा है और पास्कल्स लॉ बोल रहा है। आपको पूरी बुक जो है उलट पलट करनी पड़ेगी इसके लिए। लॉ ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा पेज चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 48 पे। ये लॉ ऑफ इनर्शिया वहाँ पर मौजूद है, जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या पहला कानून हरकत न्यूटन का। बॉयल्स लॉ जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 196 पे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और हुक्स लॉ जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 151 चैप्टर नंबर 10 पे। और ये जो है ना चैप्टर नंबर 10 हुक्स लॉ में ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है, वो बच्चे जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ चले जाते हैं। तो हुक्स लॉ जो है वो बेसिकली जनरल स्टेटमेंट उसकी इलास्टिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें स्प्रिंग को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है, ये मत भूलिएगा। तो जनरल उसने सिर्फ हुक्स लॉ पूछा है एग्जाम्पल के तौर पे, ये नहीं बोला कि स्प्रिंग की एग्जाम्पल दे के हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करें, ये नहीं कहा उसने, सिर्फ हुक्स लॉ बोला है। जिसका आसान सा मतलब ये है कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस ये हुक्स लॉ है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको पेज नंबर 151 चैप्टर नंबर 10 पे मिल जाएगा। पास्कल्स लॉ पेज नंबर 162 पे चैप्टर नंबर 10 पे ये पास्कल लॉ भी मिल जाएगा आपको। बड़ा आसान लॉ है वो, बस यही कहता है कि लिक्विड पे जब आप प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड जब दूसरी चीज़ों पे प्रेशर लगाएगा तो लिक्विड को 4-5 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए, हर हिस्सा लिक्विड का सेम प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया भाई, डेफिनेशन देख लीजिए, वीडियो बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 162 पे चैप्टर 10 ये मौजूद है पास्कल्स लॉ। अगर लिंक वगैरह नहीं मिल रहा वीडियोस का तो कमेंट में बताइए, मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बताएं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। बोल रहा है पी एन जंक्शन डायोड का बता दीजिए। ये चैप्टर नंबर 18 का पेज नंबर 397 पे आपको इसकी डेफिनेशन पी एन जंक्शन डायोड की मिल जाएगी। आगे कह रहा है कि आल्सो राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। ये कहाँ मिलेगा आपको 3 डिफरेंसेस, वैसे नोट्स में मौजूद हो, अगर ना भी हो तो ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 18 में पेज नंबर 395 पे ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है, इसको मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। इसके 2 हिस्से हैं, साइंटिफिक रीज़न है वो आपसे पूछ रहा है। पहला बोल रहा है इसके अंदर, बोल रहा है इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर वाटर सप्लाई पाइप्स बर्स्ट। बहुत शदीद ठंडे मौसम में जो पानी के पाइप होते हैं बर्स्ट, वो फट जाते हैं। ठीक है,
इन कोल्ड एरियाज़, गर्म खित्तों में। वाई, इसका रीज़न क्या है? तो भाई पानी जब तक बह रहा था उसके अंदर तब तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। देखें पसीना कितना आ रहा है मुझे कि ग्लासेस पे भी चला गया, अब मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्या किया जाए? फ़ैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि फिर आपको आवाज़ सही नहीं आएगी, इसलिए गर्मी में खड़ा हूँ। बहरहाल कोशिश करते हैं, चलें। तो क्या कहा था मैं? हाँ, तो शदीद, अब जो पाइप बनाए गए हैं ज़रा इसको समझ लीजिएगा। पाइप बनाए गए हैं, उसमें जो पानी आ रहा है उसका तो मसला नहीं है, पाइप के मुनासबत से पानी आ रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है, 50 डिग्री से 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ। जैसे ही 1 से कहानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंची, ये जो फ्लोइंग वाटर है ये क्या हो गया? अब ये वाटर से आइस बन गया। क्या बन गया? ये आइस बन गया। तो जनाब ये जो आइस बन गया है, आइस का आपको पता है वॉल्यूम ज़्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर के मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, लिक्विड वाटर। तो इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम आसान लफ्ज़ों में साइज़ को बोलते हैं। तो इसका साइज़ आइस का ज़्यादा है और वाटर का साइज़ जो है वॉल्यूम कम है। तो कम साइज़ वाला वो इजीली फ़्लो कर रहा था। जब आइस बन गई, ये साइज़ इसका बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसको जगह कहीं मिली नहीं। इसने बोला ठीक है मैं पाइप को ही फाड़ देता हूँ। तो फिर क्या किया इस आइस ने, क्योंकि इसको तो एक्सपेंड तो होना था, इसको तो फैलना था, इसको तो अपना साइज़ बड़ा करना था, इसने इस पाइप को ही फाड़ दिया। ये था इसका साइंटिफिक रीज़न। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है? Why a needle sinks in water, however a large ship floats on surface of water in the sea। पक गए हैं ये तो सुन सुन के, यकीन करें आप कि अगर छोटी सी एक सुई है वो आप पानी में डाल दें तो वो तो डूब जाती है, लेकिन इतने बड़े बड़े जो शिप हैं वो पानी पे तैरते रहते हैं। इसकी वजह क्या है भाई? बड़ी आसान सी वजह है। ये छोटी सी जो नीडल है, जब आप पानी में इसको डिप करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो नीडल डिस्प्लेस करेगी, इसको वाटर को डिस्प्लेस करेगी। अब कितना डिस्प्लेस कर सकती है ये छोटी सी सुई? ये थोड़ा सा ही पानी डिस्प्लेस करेगी। अब इस छोटी सी सुई का या नीडल का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट भी होगा, और ये जो पानी ये डिस्प्लेस कर रही है उसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। ये दो वेट आ गए आपके पास। एक वेट तो हो गया इस नीडल का, दूसरा वेट हो गया उस पानी का जो कि इस नीडल के पानी में जाने की वजह से वो पानी डिस्प्लेस हुआ। इस पर तफसीलन वीडियो में बना चुका हूँ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप डिटेल से उसमें देख लीजिएगा। तो पानी कम डिस्प्लेस हुआ है तो वेट भी कम है। अब शिप को देखते हैं तो वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है तो उसका बेस भी बहुत बड़ा है। बेस बहुत बड़ा है तो उसके पानी में इन होने की वजह से, शिप के बेस के पानी में इन होने की वजह से जो पानी डिस्प्लेस होगा, जो वाटर डिस्प्लेस होगा, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट इतना ज़्यादा होगा कि शिप के वेट से ज़्यादा होगा। दोबारा सुन लीजिए, ये जो वाटर डिस्प्लेस होगा, शिप जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, इसका बेस जो वाटर डिस्प्लेस करेगा शिप का, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बहुत ज़्यादा होगा इस शिप के वेट के मुकाबले में। तो अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज़्यादा होगा तो अप थ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा होगी, अप थ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा होगी। अप थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ तो ज़्यादा वेट था उस वाटर का, जितना ज़्यादा वेट था उतनी ज़्यादा अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड नीचे लगना चाह रहा है, शिप नीचे जाना चाह रहा है। कैसे जाएगा? अपने वेट के ज़रिए जाएगा। तो अपने वेट के ज़रिए नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन जो नीचे डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट ज़्यादा था तो अल्टीमेटली अप थ्रस्ट भी ज़्यादा हो गया, और अप थ्रस्ट का काम ही चीज़ों को ऊपर धकेलना है। तो ये अप थ्रस्ट जो है ये ज़्यादा हो गया और इस शिप का वेट जो है वो कम हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। तो इसने इसको ऊपर धकेल के रखा, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि शिप जो है वो फ्लोट हो रहा है। समझ में नहीं आई बात तो पीछे वीडियो करें, वैसे मैंने इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाई हुई है। वीडियो बैक करो, मेरी बात को ज़रा दोबारा सुन के समझने की कोशिश करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक हो गया भाई?
अच्छा आगे चलते हैं, फिर ये तो होगा। अब क्या है इसके अंदर अब इसका पार्ट 2 आ जाता है जो कि न्यूमेरिकल का है, वो भी देख लीजिए ज़रा। न्यूमेरिकल्स में से कुछ तो सॉल्व करके मैं उनकी वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ, ठीक है। कुछ की वीडियोस जो हैं वो नहीं बनाई वक्त की कमी की वजह से, तो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ पर आ जाइए, तो वहाँ सारी डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट सारे हैं एक दूसरे को हेल्प करते ही कर रहे हैं और सब तैयारी कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट 2 हो गया। इसमें क्या कह रहा है ये भी सुन लीजिए। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें 1 2 3 5 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं मॉडल पेपर में, उसमें बोला तो कोई 3 कर लीजिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है, प्रॉब्लम 7 के नाम से जो मौजूद है, इसमें क्या कह रहा है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। ये कहाँ से ली है इन्होंने प्रॉब्लम, बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 44 खोल लीजिए, ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, नोट्स में से निकालिए। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। जी की वैल्यू उसने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। ये सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। हर वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो वो सेकंड्स पेंडुलम कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ से लिया है इन्होंने, ये लिया है इन्होंने पेज नंबर 261 पे, चैप्टर नंबर 12 में ये प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 9, ये क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज़ 9.0 वोल्ट। ये वोल्टेज आपको मिल गया। कहाँ है ये वोल्टेज, एक पोर्टेबल रेडियो है। पहले रेडियो हुआ करते थे, अब तो नहीं, इतने बड़े बड़े रेडियो होते थे, लोग शौक से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। टीवी तो होते ही नहीं थे, रेडियो में सिर्फ आवाज़ आती थी। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आप हाथ में उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ऐसी चीज़ को पोर्टेबल कहा जाता है। तो वो पोर्टेबल रेडियो है। उसके अंदर जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ उसने बताया नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अपनी मालूमात के मुताबिक। तो उसके दरमियान उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9.0 वोल्ट से। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेडियो, रेडियो की रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए। इफ़ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू इट। ये कहाँ पर है, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 370 पर, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। ये वो प्रॉब्लम है, नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 360 डिग्री। बड़ा आसान है, ये चैप्टर नंबर 8 में आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 132 पे ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है, नोट्स में देख लीजिए। वैसे ये चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स मैं करवा चुका हूँ, इनकी वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिएगा। नहीं लिंक मिल रहा तो मुझे बताइए, मैं लिंक शेयर कर दूँगा। 11 में जो है वो कोई एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 11 में जो उसने आपको एक एग्जाम्पल दी है। कहाँ ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पढ़ के पहले बता दूँ। 0.5 kg ऑफ कॉपर नीड्स 1905 जूल्स ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का एक टुकड़ा है, उसका वज़न जो है वो 0.5 kg है, ठीक है। उसको कितनी जूल्स हीट की ज़रूरत है, उसको 1905 जूल्स ऑफ हीट चाहिए ताकि उस कॉपर के पीस का टेम्परेचर बढ़ जाए। कहाँ से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। ये जो कॉपर का पीस है, इसी को वो सैंपल कह रहा है, इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो आप बता दीजिए। ये एग्जाम्पल है, कहाँ पर मिलेगी, एग्जाम्पल 11.5 है, पेज नंबर 200 पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी भी देख लीजिए भाई, हाथ के हाथ ये 3 क्वेश्चन है सेक्शन सी, ये इसी वीडियो में ज़रा निपटा दूँ। इस क्वेश्चन में तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है,
ना मैंने इस पर नोट किया क्योंकि सेक्शन सी मेरा बनाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं बोला चलो 4 क्वेश्चन इनको बता दूँ। मैंने मेंशन नहीं किए हुए इनके पेज नंबर। चैप्टर बता देता हूँ आपको, चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी है और तफसील से आपने तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बतानी है और उसमें आपने उनको एग्जाम्पल्स भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाइए। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। शो द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बच्चे इतने परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेके। वो कह रहा है शो का मतलब यहाँ पर क्या है? शो का मतलब है प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए। शो का मतलब साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्या? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसको बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा। बीटा इज द नेम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलें तो जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट बीटा कहलाता है। आगे क्या कह रहा है? शो दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इक्वल टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसमें क्या बता रहे हैं आप? वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं, उसकी एक्सपेंशन के बारे में बता रहे हैं। लीनियर जो है इसमें आप सिर्फ लेंथ की एक्सपेंशन के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको इस लेंथ का मतलब भी समझ में आ रहा होगा और लीनियर का मतलब भी समझ में आ रहा होगा। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ एक्सपेंड हो रही है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। वॉल्यूम असल में होता क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लंबाई ज़रब ऊंचाई ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको वॉल्यूम मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो लेंथ और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? वो भी लेंथ है। चौड़ाई क्या है? वो भी लेंथ है भाई। और ऊंचाई क्या है? वो भी लेंथ है। तो यहाँ पर आपके पास L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H नहीं है, बल्कि L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L है। तीनों L हैं, लंबाई लंबाई लंबाई। तो 3 L हैं तो इसको 3L कर लीजिए। लेकिन लेंथ के लिए वो ख़ास उसने एक सिंबल अल्फ़ा रखा हुआ है, तो L की जगह पर ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा। और जब 3 लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी को तो हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये हुआ, और जिसको हम किससे? बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो वो ये आपसे बोल रहा है साबित कीजिए आसान लफ्ज़ों में कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉक्स को जब हीट करेंगे, ये बॉक्स है, आप इसको हीट करेंगे, क्या इस बॉक्स की लंबाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस बॉक्स की चौड़ाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस बॉक्स की ऊंचाई नहीं है? बिल्कुल है। इसकी ऊंचाई भी है, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी हाइट भी है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये बॉक्स क्या होगा? ये एक्सपेंड होगा। मतलब इसकी लंबाई भी एक्सपेंड होगी, इसकी चौड़ाई भी एक्सपेंड होगी, इसकी ऊंचाई भी एक्सपेंड होगी। तीनों लेंथ इसकी बैक वक्त एक्सपेंड होंगी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। समझ में आ गई बात? इसकी इक्वेशन अलग है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की इक्वेशन अलग है, इसकी डेरिवेशन अलग है। ये मैं बता रहा हूँ, ज़रा क्लियरली सुन लीजिए। बच्चे इसको मिक्स कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्रूफ कीजिए, ये अलग क्वेश्चन है। और ये अगर पूछा जाता है कि आप जो है वो सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में डिटेल बताइए और इसकी डेरिवेशन कर दीजिए, तो सिंपली इसमें आप आखिर में एक फार्मूला निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता क्या है ये बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है वो बताएंगे। ये सारी तफसीलात आप बताएंगे, डेरिवेशन उसमें करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। उसमें आप कुछ साबित नहीं करेंगे कि बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर है। नो, वो एक अलग क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह एक क्वेश्चन आता है लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल का वर्ड का मतलब होता है हीट, क्योंकि ये लंबाई में जो एक्सपेंशन हो रही है ये हीट की वजह से हो रही है, तो हम उसको कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक लेंथ लिया गया है बस, और उसके ऊपर फाइनली इसमें भी एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसमें आपसे डिटेल पूछी जाए कि क्या होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, आप उसकी डेफिनेशन बता दीजिए। फिर वो बोलेगा कि ड्राइव कर दें फार्मूला, तो फार्मूला भी ड्राइव कर दें, वो सब नोट्स में लिखा हुआ है।
इसके इक्वेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है बता दें। तो ये एक अलग क्वेश्चन है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, ये अलग क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का, और बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा ये अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ आपसे ये पूछा है बस, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। समझ में आ रही है भाई बात। अच्छा आगे चलते हैं, और क्या बात है इसमें। अच्छा और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड। डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बुलंदी का बढ़ना, एल्टीट्यूड का बढ़ना, एल्टीट्यूड का इंक्रीज होना मतलब बुलंदी पर जाना, एल्टीट्यूड का डिक्रीज होना मतलब है कि बुलंदी का कम होना। बोलना वो बोल रहा है कि अगर आप इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड तो जो है वैल्यू ऑफ जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बता दीजिए, और दूसरा अगर एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा तो जी की वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बता दीजिए। तो इसने इंक्रीज वाला नहीं पूछा, डिक्रीज वाला पूछा है। सवाल को समझिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर वो बोलता है इंक्रीज वाला तो वो अलग मैटर है, डिक्रीज वाला अलग मैटर है। एक ही चीज़ के दो नाम है, लेकिन ज़रा समझ के कीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके ये कहाँ से आया ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के अंदर ही ये टॉपिक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है चैप्टर नंबर 4 से भाई, और इक्वेशन डिराइव कर दीजिए s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी इसके ऊपर भी इक्वेशन बनाई हुई है, ये भी चैनल पे मौजूद है। लिंक नहीं मिल रहा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक ही शॉर्ट के अंदर ये मैंने फिज़िक्स का मॉडल पेपर कराची का मैट्रिक का निपटा दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।